monitoring, tools for monitoring, tools for monitoring accounts receivable. आराम से बैठे, जैसे एक कारपेंटर के पास टूल्स होते हैं, जैसे एक प्लम्बर के पास टूल्स होते हैं, सिमिलरली मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल आल्सो हैव सम टूल्स. कुछ औजार हैं, उन औजारों से मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये पता लगा लेगा कि क्या रिसीवेबल्स बिल्कुल ठीक हैं, क्या पैसे मिल सकते हैं, क्या क्रेडिट लॉस हो सकता है, बैड डेट्स कितने होंगे, डिफॉल्ट रिस्क कितना होगा. पास्ट एक्सपीरियंसेस की मदद से वो कुछ रेशियोज कैलकुलेट करेगा और उन रेशियोज की हेल्प से वो एक शेड्यूल बनाएगा. बेटे हिस्टोग्राम बनाएंगे हम, शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे कि भाई 30 दिन तक पैसे कितने लोगों ने नहीं दिए, 30 से 45 दिन तक कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं दे रहे, 45 से 60 दिन डिले कितने लोगों ने कर दिया. क्योंकि जैसे जैसे लेट होता जाएगा ना बेटा, इंसानों की, कस्टमर्स की नीयत चेंज हो जाती है. तो उनकी नीयत को ढूंढने के लिए वी विल प्रिपेयर एजिंग शेड्यूल. तो जल्दी से रजिस्टर ओपन करें, टूल्स फॉर मॉनिटरिंग अकाउंट रिसीवेबल. आज का हेडिंग यही है. 3 टूल्स बताने हैं, सिंपल से हैं, तीनों टूल्स करेंगे, बड़ा मजा आएगा और एक हॉक को क्वेश्चन भी करने वाले हैं. बेटे टूल 1 एजिंग शेड्यूल, टूल 2 रेशोज. रेशोज में 2 रेशोज निकालेंगे. वन विल बी अकाउंट्स रिसीवेबल टर्न over ratio and second will be debt collection period. And tool 3 will be, I will be calculating cash conversion cycle. So I will be using these 3 tools as per Hawk, as per Glenn, as per Wiley. मैंने तीनों को पढ़ा बेटे, तीनों को मिक्सचर बता रहा हूँ. आज जूस नोट से भी कराऊंगा, मैं आपको जूस नोट से भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने आपके लिए जूस नोट्स क्या प्रिपेयर किए. पहले एक बार ये 3 टूल्स तो देख लें आप, पहले एक बार 3 टूल्स तो देख लें. चलिए पहले से ही जूस नोट दिखा देते हैं, सो दैट आपको लगे कि भाई मैं जूस नोट से कराने वाला हूँ. ठीक है जी, लीजिए आपके पास जूस नोट्स हैं ही अवेलेबल. तो मैं भूपेश आनंद, अकाउंट रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट मनी दैट कस्टमर्स ओ टू द कंपनी फॉर द गुड्स और सर्विसेज दे हैव रिसीव्ड ऑन क्रेडिट. ये तो बहुत पहली लेक्चर में देख लिया था. अकाउंट रिसीवेबल्स आर कैरिड फॉर कॉम्पिटिटिव एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. क्योंकि हमें कंपटीशन फेस करना है, हमें ग्रोथ चाहिए, इसलिए हम जनरली इसको देते हैं. अ फर्म ऑलवेज मस्ट हैव क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स हु चूज टू पे बियॉन्ड द स्टेटेड टाइम पीरियड कैन बी चार्ज्ड. उनको इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. फिर मैंने डिस्कस किया था क्रेडिट पॉलिसी, जैसे कोविड पॉलिसी की बात मैंने बताई थी. इट हैव क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट टर्म्स, कलेक्शन एफर्ट्स, अदर टर्म्स, अदर टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्त. मॉनिटरिंग बेटे आज इसको हम कर रहे हैं. 3 स्टार दे दीजिए बेटे, 4 दे दीजिए 5 में से. हाउ वी कैन मॉनिटर द अकाउंट रिसीवेबल. वी कैन मॉनिटर इट बाय प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल नेम्ड एज एजिंग शेड्यूल. आज देखेंगे एजिंग शेड्यूल कैसे बनता है, अभी देखेंगे बेटे. फिर उसके बाद हम रेशोज निकालेंगे बेटे, आज हम देखेंगे. फिर उसके बाद हम करेंगे, काफ़ी कुछ करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे वो सब कुछ. तो आइए जी, भूपेश आनंद के साथ साथ चलेंगे. हाँ सर बिल्कुल, हम आपके साथ साथ चलने वाले हैं. आइए, एजिंग शेड्यूल क्या सभी ने लिख दिया? एक बच्चा कहता है स्पेलिंग गलत है. बेटे यही स्पेलिंग है, AGING, एजिंग शेड्यूल. टूल नंबर 2 इज रेशोज, अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड. एंड टूल नंबर 3 इज कैलकुलेशन ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल. ठीक है सर, पहले हम एजिंग शेड्यूल के बारे में देख रहे हैं. अच्छा क्या है सर, थोड़ा सा पहले लॉजिक और कहानी सुन लीजिए एजिंग शेड्यूल की. एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैं रिसीवेबल्स लेजर कंपनी का, जिस कंपनी का मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, उसका अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर ओपन करूंगा. उसमें बड़े सारे लोग होंगे, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, ठंडनलाल, राम प्यारी, बबली, रामू, बंटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बेटे मैं उनका डीप एनालिसिस करूंगा और ये चेक करूंगा कि इसमें से ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो ताजे हैं. ताजे मतलब दोज हु आर करंट कस्टमर्स. फिर मैं देखूंगा हु आर दोज कस्टमर्स हु आर पुराने मीन्स
बहुत साल महीने पहले उनको हमने कोई सामान बेचा था, फिर मैं चेक करूंगा बहुत पुराने, बहुत पुराने, हाँ बहुत पुराने। बेटे बहुत पुराने का मतलब है कि हमने एक ज़माने में बहुत समय हो गया उनको बेचे हुए। आपको मालूम है जो लोग बहुत पुराने हो जाते हैं, इतने दिनों से उन्होंने पैसे नहीं दिए होते, अभी भी हमारी बुक्स में आते हैं, अभी भी हम उनको, हमारी एक उम्मीद होती है बेटे कि शायद दे देंगे, लेकिन धीरे धीरे वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जितने पुराने कस्टमर्स होंगे, more the older accounts receivables will be there, more will be the probability of default। बड़ा सीधा सा रिलेशनशिप है। आप खुद ही सोचिए ना, अपने आप से सोचिए, आप जब सामान लेते हैं उधार में तब तो ठीक है, लेकिन जब उसकी पेमेंट करनी पड़ती है तो बड़ी भारी पड़ती है आपको। और एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर वो कस्टमर्स ने काफ़ी दिनों से पैसे ही नहीं दिए, तो आपको उसमें एस्टिमेट करना है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यू नो, एज पर IFRS, दैट हाउ मच बैड डेट्स, how much can be the default risk, because as per prudency concept we have to debit, you know, that future losses जो अभी हुए नहीं, हो तो सकते हैं, तो उसकी estimation calculate करने के लिए as a management accountant, because I have to prepare external financial reporting, I have to prepare the statement of financial position, balance sheet and statement of comprehensive income statement, तो मुझे prudence concept follow करना है, समझदारी का कंसेप्ट फॉलो करना है, उसमें फ्यूचर लॉसेस को डेबिट करना है, बट आई वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच कैन बी माय फ्यूचर लॉसेस विद माय पास्ट एक्सपीरियंस। तो उन फ्यूचर लॉसेस को निकालने के लिए मैं अकाउंट रिसीवेबल्स की कैटेगरीज बनाऊंगा। जैसे कैटेगरीज में लेस देन 30 डेज, 30 to 45 डेज, 45 to 60 डेज, 60 to 90 डेज, फिर उसको ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा। और बेटे ग्राफिकली ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, कि ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो काफ़ी सारे हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, जिनका ग्राफ सबसे हाईएस्ट जा रहा है। बेटे एक्स एक्सिस में अगर हम लिखें क्रेडिट पीरियड और यहाँ लिखें अकाउंट रिसीवेबल, आप बता दीजिए ये कस्टमर सबसे लंबे समय से इन्होंने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब इनका डिफॉल्ट होने की संभावना ज़्यादा है। तो इस डिफॉल्ट होने की संभावना को हम पास्ट एक्सपीरियंस से देखेंगे कि कितने प्रतिशत पास्ट ईयर्स में, भूतकाल में कितने लॉसेस हो गए थे, उसको देखेंगे, और हम कितने हमारे को इस कैटेगरी के डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, और हम डिफॉल्ट रिस्क निकालने की कोशिश करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है जी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है बस, और कुछ नहीं है। ऐसे ही करते हैं प्रैक्टिकली। तो एजिंग शेड्यूल आज हम देखने वाले हैं। एजिंग शेड्यूल की मैंने आपके लिए कुछ गूगल बाबा से पूछा, और गूगल बाबा कहता है ये है बेटे, देखो एजिंग शेड्यूल, एजिंग शेड्यूल, एजिंग शेड्यूल, एज कैलकुलेट करेंगे उन डेटर्स की, उन रिसीवेबल्स की। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेट करेक्शन, जैसे जैसे कोई चीज पुरानी हो जाती है उसकी मिलने की संभावना कम हो जाती है। दैट इज अ रूल, that is a natural principle. So we calculate that schedule, you know, and we prepare the bar graph for that, x-axis, y-axis, and then we try to find out how much can be the default risk which is possible. आइए एक दो लाइनें लिखते हैं, बस लेक्चर खत्म होने वाला है बेटे। सर खत्म होने वाला है? हाँ बेटे खत्म ही होने वाला है, ऐसा मान के चलिए। छोटा सी लेक्चर था, मैंने लॉजिक्स बता दिए एजिंग शेड्यूल के। इट क्लासिफाइज अकाउंट्स रिसीवेबल, क्लासीफाई कर रहे हैं हम, अकाउंट्स रिसीवेबल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि तुम नए हो, तुम पुराने हो, तुम बहुत पुराने हो, तुम बहुत 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 पुराने हो, ठीक है। तो इट क्लासिफाइज अकाउंट रिसीवेबल्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ विच हैज बीन आउटस्टैंडिंग, amount of time which has been outstanding, different columns are prepared, B point में लिख रहे हैं, different columns are prepared for different categories of receivables। हम अलग अलग खाने बनाएंगे कि भाई 30 दिन वाले यहाँ आ जाओ, जैसे जैसे स्कूल में बेटा लाइन लगती थी, सारे बच्चे सेकंड क्लास के एक जगह आ जाओ, थर्ड क्लास के एक जगह आ जाओ, फिफ्थ क्लास के एक जगह आ जाओ, बॉयज यहाँ आ जाओ, गर्ल्स यहाँ आ जाओ,
इसी तरह से बेटे स्कूल जैसे हम कैटेगरीज प्रिपेयर करेंगे और उन कैटेगरीज को बार ग्राफ में देखेंगे, उसमें से जो कैटेगरीज नुकसान वाली हो सकती हैं पास एक्सपीरियंस से उसको निकालेंगे। तो ये देखिए जी, लाइक current account receivables due for 30 days, due for 60 days. I have just prepared 2 or 3 categories just to give you an idea that what I mean by aging schedule, so that you can easily attempt case study and MCQs. तो आइए जी, हम फिर objective of aging schedule is to find out allowance, because I will be following prudence concept. I want to find out how much loss I will be incurring in future. I want to account it today. मैं उसको आज ही अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वो निकालना है और उसको निकालने के लिए मैं आज कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सो दैट एक्सपेंस कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ, भाई $100 के आपके डेटर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं जो आपको लग रहा है कि धुंधले हो सकते हैं, उसमें से कितने ऐसे परसेंटेज हैं जो खत्म ही हो जाएंगे। सो आई विल कैलकुलेट दैट एस्टिमेट क्रेडिट लॉस परसेंटेज, और उस कैटेगरी में है कितने डॉलर अमाउंट, ये परसेंटेज है और वो डॉलर है, तो परसेंटेज इनटू डॉलर अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटे बैड डेट्स आ जाएंगे। बचपन में आपने बैड डेट्स निकाले नहीं, बैड डेट्स परसेंटेज इनटू कस्टमर्स इनटू सेल्स करते थे ना, क्रेडिट सेल्स, वही है। अब हमने उस कैटेगरी को देखना है। नेक्स्ट में आ जाइए जी, लास्ट नेक्स्ट टूल है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हम टर्नओवर रेशियोज की मदद से भी एस्टिमेट करेंगे दैट हाउ मच आई कैन मॉनिटर माय अकाउंट्स रिसीवेबल विद हेल्प ऑफ रेशियो। और बेटा रेशियो में पता ही है आपको, एक चीज होती है न्यूमरेटर और एक होती है डिनोमिनेटर। अच्छा, दूसरी बात, टर्नओवर रेशियोज आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, पता है सब आपको। एंड विद वी कैलकुलेट वी टेक इनटू अकाउंट एवरेज रिसीवेबल्स। तो देखिए जी, नेट एनुअलाइज क्रेडिट सेल्स, नेट एनुअलाइज क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, नेट एनुअलाइज क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब अगर वो सेल्स एनुअल नहीं है तो आपको 12 महीने की करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स क्या ले रहे हैं, कैसे लेंगे, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हायर 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 द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, बेटर इट इज। क्या मतलब हुआ, एक कंपनी की अकाउंट्स रिसीवेबल रेशियो 6 टाइम्स है, ऐसा मान लेते हैं। चलिए जी, एबीसी ले लेते हैं और XYZ ले लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। यहाँ ले लेते हैं 6 टाइम्स एबीसी की और यहाँ ले लेते हैं 12 टाइम्स XYZ की। पहले तो इसका मीनिंग बताइए। इसका मीनिंग ये हुआ कि एबीसी 12 महीने के पीरियड में 6 बार अपने डेटर्स को टर्न कर देती है। 6 टाइम्स, 6 बार डेटर्स टर्न हो जाते हैं। क्या मतलब, 6 बार मतलब पुराने डेटर्स चले गए नए आ गए, फिर पुराने चले गए नए आ गए, फिर पुराने चले गए नए आ गए, ये 6 बार ऐसा होता है 12 महीने में। इट मीन्स दैट एबीसी लिमिटेड इज गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 2 months, तभी तो 6 बार बदलेंगे। इसका मतलब एबीसी लिमिटेड उधार 2 महीने का दे रही है। और अगर XYZ को देखें बेटा 12 टाइम्स है, क्या मतलब हुआ कि 12 महीने में 12 बार इन्होंने अपने डेटर्स को टर्न कर दिया। अच्छा, 12 बार डेटर्स टर्न का मतलब पुराने डेटर्स ने पैसे दे दिए, नए डेटर्स फिर खड़े हो गए, पुराने ने पैसे दे दिए, फिर नए खड़े हो गए। इट मीन्स दैट डेट collection period is 1 month, but here it is 2 months. So you can find out that in how many, or I can say that how much is the credit period ABC is giving and how much is the credit period XYZ is giving with help of turnover ratio, or I will say this is my debt collection period. अब आपने बताना है, एक कंपनी है ABC जो अभी अभी मैंने आपके सामने बताई, ये कंपनी ABC है और ये कंपनी XYZ है। ये आपको 2 महीने का उधार देती है, या कस्टमर्स को देती है, एंड दिस कंपनी इज ओनली गिविंग
credit of 1 month. I have calculated with the help of turnover ratio. Now you have to give some comments as a management accountant. As a management accountant, USA management accountant, you have to give comment that which company is doing good or better, or which company is performing good and why. My dear friends, here ABC is not doing good. XYZ is doing good as compared to ABC as per the information given, because they are not giving the credit of, they are giving the credit of only 1 month. इट मीन्स देयर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. इसका मतलब XYZ की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, XYZ की एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज भी अच्छी होंगी. आप ये बताइए ना कि कोई उधार कम क्यों देगा. डोमिनोज वाले कहते हैं भाई हम उधार नहीं देते, उधार लेना तो आप पिज़्ज़ा हट पे चले जाइए, क्योंकि डोमिनोज के पास तो वैसे इतनी भीड़ है, वो क्यों देंगे उधार. उधार कोई क्यों देता है कि उसका सामान बिकता नहीं है, ऐसा मन में हम सोच सकते हैं ना. There can be other reasons also, but this is the prominent reason. If I'm only given with this, I can say that XY Limited has a dominating position as compared to ABC. क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, पॉलिसीज अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज अच्छी हैं. तो इसका मतलब हायर द डेटा टर्नओवर रेशियो बेटर इट इज, लोअर द क्रेडिट पॉलिसी बेटर इट इज. तो मैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो से आपकी कैलकुलेशंस कर सकता हूं. अगर आपका मुझे ब्लड प्रेशर निकालना हो तो मैं आपके ब्लड प्रेशर से एटलीस्ट काफ़ी हद तक ये देख सकता हूं कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है. मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल ही होगा, लेकिन स्टिल देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ ब्लड प्रेशर विद कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड, यू नो. Similarly, there is a direct relationship of debtors turnover ratio with receivables management. At least it can give me a prima facie some view about how their people, how management accountant is managing the receivables. So this is my tool number 2. बेटे tool number 3 तो बड़ा easy है. ये लो जी, कैश कन्वर्जन साइकिल. ये वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है, फिर भी लिख लीजिए. कैश कन्वर्जन साइकिल, डेट कलेक्शन पीरियड in months or weeks or days plus inventory holding period in months, weeks or days plus minus accounts payable payment period. ये आपने पहले भी कर लिया है, अभी हम करेंगे. हॉक में क्वेश्चन दिया हुआ हम देखेंगे, जान के मैंने वैसे ही कैश कन्वर्जन साइकिल भी बता दिया. सो दीज आर द 3 टूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन easily calculate, we can easily find out, we can easily monitor the receivables management.